हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हॉरर स्टोरीज़। तो सबसे पहली कहानी जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाई और ये घटना घटित हुई थी जब उनके ताऊ जी के लड़के की शादी थी और वो रहते थे कैंट में बरार स्क्वायर में। तो सारे रिलेटिव जो हैं शादी के ओकेजन में इकट्ठे हो रखे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चहल पहल और गाने वगैरह ये सब प्रोग्राम चल रहा था और सब लोग बहुत बिज़ी थे अपने अपने कामों में। सारे रिलेटिव्स मिल रहे थे तो सबकी आपस में बातचीत मिलना जुलना सब कुछ चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड लोग रहते थे उस समय कोटद्वार में, शादी अटेंड करने के लिए ये कोटद्वार से गए थे, या मेरे ख्याल से शायद ये दिल्ली में ही रहते थे उस टाइम। ये 75 की बात है शायद, अगर मैंने भूल रही हूँ या अगर मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने बोला कि हम शादी अटेंड करने के लिए गए थे और उनके मतलब ताऊ जी के जो सबसे बड़े वाले बेटे थे उनकी शादी थी। तो अचानक से क्या हुआ शादी के माहौल में कि एक बच्चा जो है, जो कि इनके चाचा जी का ही बेटा था और मेरे ख्याल से 8-9 साल का रहा होगा, तो वो ना अचानक बेहोश हो गया और उसके हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो गए और बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। तो सारे मतलब शादी में का माहौल एकदम से ख़राब हो गया, एक तरह से कहना चाहिए कि सबको टेंशन हो गई, भाई ये क्या हुआ। तो कोई कहने लगा डॉक्टर के पास लेके जाओ, कोई कुछ। तो किसी ने बोला अरे इसको कहीं ऐसा तो नहीं है, वो मिर्गी का दौरा आया हो, तो जाओ जूता लेकर के आओ। होता है ना मिर्गी का दौरा जब आता है तो जूता सुंघाते हैं। तो कोई जूता लेके आया चमड़े का, उसको नाक पे लगाया उस बच्चे की और कोई हाथ पैर घिसने लगा। तो 2-3 मिनट के बाद जो है वो ठीक हो गया और उठ के ऐसे बैठ गया कि मुझे क्या हुआ मतलब। तो खैर चलो सबने भगवान का शुक्र मनाया कि चलो भाई ठीक हो गया बच्चा, और फिर अपना शादी का कार्यक्रम वही शुरू हुआ। शादी हो गई, सब अपने अपने घरों को चले गए। तो ये जो फैमिली थी, ये इनके जो चाचा जी का लड़का था, ये लोग भी दिल्ली में ही रहते थे, आई थिंक आर के पुरम साइड रहते हैं शायद कहीं। तो क्या होता था कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो लेंसडाउन के पास घर है हमारा, चमेठा गांव है, तो वहीं चले जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो क्या हुआ कि अक्सर ये होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में गांव चले जाया करते थे। तो इस बच्चे को ना कुछ कुछ महीनों के अंतराल में क्या होता था, सेम घटना उसकी रिपीट होने लगी। मतलब जैसे उसको जो दौरा पड़ा था वो दौरे उसको अक्सर पड़ने लगे। तो उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स भी की दवाइयाँ भी चल रही थी। तो मतलब ये लोग काफ़ी परेशान थे, मतलब पता नहीं चलता था कब उसको दौरा पड़ जाए। तो डॉक्टर कभी कह रहे थे ब्रेन से रिलेटेड कुछ है, कभी कहते थे कोई कहता था कुछ है, तो वैद्य की दवाई डॉक्टर की दवाई सब चलती रहती थी। तो एक बार की बात है कि ये गर्मियों की छुट्टियों में ये लेंसडाउन के पास जो हमारा गांव है वहाँ चमेठा ये गए हुए थे। तो हो सकता है उसको वहाँ पर भी ये दौरे की सी शिकायत हुई होगी, या उन्होंने गांव में किसी से चर्चा की होगी कि इस बच्चे के साथ ये दिक्कत है और हम बड़े परेशान हैं। तो किसी ने बोला कि एक औरत है जिस पे कि भगवती की सिद्धि है उसको, या भगवती आती है उस पर, और वो लेंसडाउन के पास एक जगह है जिसका जगह का नाम है धोबी घाट। अब धोबी घाट उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शायद आर्मी ऑफिसर्स वगैरह सबकी यूनिफॉर्म, बहुत सारे आर्मी वालों के कपड़े वगैरह एक ख़ास जगह पे धुलते थे, तो वह बहुत बल्क में कपड़े धुला करते थे, तो इसलिए उस जगह का नाम ही धोबी घाट पड़ गया। तो किसी ने बताया कि वहाँ पर एक औरत है जिसको भगवती की सिद्धि है, तुम एक बार ऐसा करो उसको दिखा लो, उस लेडी को, उसके पास बच्चे के हाथ के चावल वगैरह या कुछ लेके जाओ, वो उसको देख करके पढ़ लेती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस बच्चे के हाथ के चावल लेकर के वो धोबी घाट उस लेडी के पास लेके चले गए। तो जब उस औरत के पास लेकर के गए तो उस औरत ने चावल देखे और उसके ऊपर अचानक से वो पावर आ गई। मतलब जो चीज़ ने उस बच्चे, जिसकी वजह से वो बच्चा परेशान था, वो चीज़ उन पे आ गई और वो कहने लगी, मतलब वो लेडी जो थी वो एक आदमी की आवाज़
उनके अंदर से आने लगी और वो कहने लगे कि मैं हूँ श्यामू। तो वो कहने लगे भाई कौन श्यामू? तो उसने बोला कि मैं श्यामू हूँ जो मैं बहुत पहले गांव से भाग गया था और मैं चला गया था गुवाहाटी, और मैं बिजली का काम करता था, और बिजली का काम करते हुए मुझे ना करंट लगा, किसी उस पे चढ़ा हुए थे टावर पे, और उसमें ना करंट लगा उनको और वो वहीं उनकी डेथ हो गई। तो कहने लगे मैं वो श्यामू हूँ। अब तो ये सोचने लगे कि भाई कौन श्यामू, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था, ये गांव में भी किसी को ज़्यादा जानते नहीं थे। वो आपस में बातचीत करने लगे, जो हस्बैंड वाइफ दोनों गए हुए थे, बच्चे के पेरेंट्स, कि भाई कौन श्यामू, क्या श्यामू। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, पहले पूरी बात समझ लेते हैं, फिर घर में जाके पूछेंगे कौन है, क्या है, श्यामू कौन था। तो उसने कहा कि ये बच्चा जो है एक शादी अटेंड करने के लिए तुम लोग गए थे दिल्ली में, और हम सारे जितने भी पितर हैं, यानी कि जितने भी परिवार के मृत जन हैं, हम सब लोग वो शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे, जो दादा नाना नानी जो भी करके जिनकी भी डेथ हो रखी थी, वो सब शादी में हम लोग अटेंड करने आए हुए थे। और ये बच्चा जो है ये लड्डू खा रहा था, दरवाजे की जो चौखट होती है ना उसके नीचे, देली कहते हैं हमारे यहाँ जिसको, देली, देली मतलब दरवाजे के बीच की जगह। तो उस देहली में खड़े होकर के लड्डू खा रहा था, और उस जगह पर, यानी कि जिस घर में वो शादी हो रही थी, उस दरवाजे के नीचे कभी हो सकता है किसी पीर की जगह रही होगी, कोई मुस्लिम्स के जो पीर होते हैं उनकी वो कोई स्थान रहा होगा, और बाद में वहाँ पर बस्ती हो गई, मकान बन गया, तब किसी को क्या पता कि ज़मीन के नीचे क्या है। तो उसने, श्यामू ने जब बोलना शुरू किया, उसने कहा ये बच्चा लड्डू खा रहा था और चौखट के नीचे दरवाजे की जो देहली होती है उस पर खड़े होकर खा रहा था, और पीर ने इसके ऊपर झपटने ही वाला था, पीर। तब तक हमारे एक बुजुर्ग जो थे, यानी कि जो पितर थे, उन्होंने बोला श्यामू तू जा, यानी कि श्यामू तो इस बच्चे को कवर कर, इसको प्रोटेक्ट कर बच्चे को। तो मैंने जंप मारा, इस बच्चे को कवर कर लिया। तो बच्चे के ऊपर हूँ मैं और मेरे ऊपर है वो पीर। तो जैसे जैसे वो पीर मुझे दबाता है तो मुझे भी बच्चे पे प्रेशर देना पड़ता है। मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में। तो अब ये बात तो पेरेंट्स को पता ही नहीं थी कि शादी में बच्चा देली पे चौखट के पास खड़े होकर के, यानी कि दरवाजे की जो चौखट के नीचे खड़े होकर लड्डू खा रहा था। अब किसी को क्या पता शादी में वो कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो ये रहस्य उस समय खुला कि बच्चा लड्डू खा रहा था और उसके ऊपर पीर झपट रहा था। तो पितरों ने कहा कि श्यामू तू इसको कवर कर, और श्यामू तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया, क्योंकि वो फैमिली का बच्चा था। यानी कि हमारे जो पितर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इस संसार से चले गए हैं, वो हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तभी हमारे यहाँ शादी ब्याह जो भी होते हैं उसमें पितरों का और बुज़ुर्गों का, जो चले गए हैं संसार से, उनके लिए भी हिस्सा निकलता है, यानी कि सिक्के रखे जाते हैं, उनके 100 रुपये रखा जाता है, जो भी है पितरों का भाग निकलता है। तो सारे बुज़ुर्ग शादी अटेंड करने के लिए, आप सोचिए कि जो इतने भी मृत लोग हैं वो शादी शुभ कार्य में वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा, तब वो श्यामू जो था, जो माता जिस पे सिद्धि थी, जिनको भगवती आती थी, उनके माध्यम से वो श्यामू जो बोल रहा था, उसने कहा कि मेरे ऊपर से पीर हटाओ, पहले इसको जो भी देना है, जो भी ये मांगता है उसको दो, और तब मैं हट जाऊंगा, मतलब क्योंकि नहीं तो ये बच्चे को ख़त्म कर देगा, ये तो दबा देगा बच्चे को। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस पीर से पूछा कि भाई बोल तुझे क्या चाहिए। फिर जो भी कुछ उसने बोला होगा तो वो उन्होंने किया होगा। तो ये सब घटना जब हुई तो वो लोग फिर घर पे आए, अपने पूछा सब लोगों को भी श्यामू कौन था। तब पता चला कि श्यामू था गांव का, परिवार का ही एक था, जो भाग करके कभी गुवाहाटी चला गया था, और फिर उसका पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स थे उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो रहस्य वहाँ पर जाके खुला। तो उसके बाद उस बच्चे का इलाज हुआ, पितर को, वो जो पीर था उसको भी कुछ दिया होगा, तो कुछ टाइम के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और आज तो वो जो हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो चाचा जी थे, उनका बेटा है, वो तकरीबन उनके एज ग्रुप का ही है,
और वो आईटीबीपी में किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और उनकी भी आगे फैमिली है, वो बिल्कुल ठीक है और फैमिली उनके आगे भी परिवार जो है स्वस्थ है और सुरक्षित है। तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे घरों में शादियां ब्याह जो भी होते हैं उनमें पितरों का भाग निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें ना, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य हैं। ये बिना मतलब से नहीं बनी है ये चीज़ें कि पितरों का हिस्सा निकालो, देवताओं का हिस्सा निकालो, ग्राम देवता का हिस्सा निकालो, कुलदेवी जो है उसका हिस्सा निकाला जाता था। तो इन सब मान्यताओं के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य हैं जो आज के समय में हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब एक तरह से हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। यानी कि इस तरह की घटनाएं एक तरह से सबूत की तरह से इंसान को सिखाने के लिए शायद ये चीज़ें आती होंगी, ताकि दुनिया में लोग ये चीज़ें जानें कि भाई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और जो पितर हैं, बुज़ुर्ग हैं, देवी देवता हैं, ये भी सच हैं और इनका भी विवाहों में सम्मिलित होते हैं ये लोग और इनका हिस्सा भी निकालना चाहिए। तो मैं समझती हूँ संसार बहुत विचित्र है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ संभव है। और अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को नकार दें। तो इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो ये जो अब कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सुनाई है मुझे हमारे एक चाचा जी ने जो गांव में रहते हैं। तो ये उनके चाइल्डहुड स्टोरी है, यानी कि उनके बचपन की कहानी है जब वो छुट्टियों में अपने नानी नाना के घर जाया करते थे। तो ये घटना का संबंध उनसे है। वो कहते हैं कि बात पुरानी है और मेरे बचपन की है, जब बेर के पेड़ों पर चुड़ैल और पीपल के पेड़ों पर भूत रहा करते थे। तमाम कहानियाँ थीं। वो टाइम चिट्ठी का और टेलीफोन का था। 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम देकर वो गांव आए। दादा दादी को भी इंतज़ार रहता था गर्मियों की छुट्टियों का बहुत बेसब्री से, और हमको भी इंतज़ार रहता था गांव जाने का, क्योंकि गांव था ही इतना सुंदर। कुछ मकान पक्के, कुछ मकान कच्चे, दूर तक फैले हुए खेत, पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर वादियाँ, खुला माहौल, बहुत शांति थी गांव में। शहर की भीड़ भाड़ की ज़िंदगी के बाद गांव आना बहुत अच्छा लगता था। सुनसान सी सुंदर सुंदर सड़कें इतनी लुभावनी लगती थीं और मैं कल्पनाओं में खोया रहता था छुट्टियों के बाद कि मैं कब गांव पहुंचूं। सीढ़ी नुमा खेत और कुछ घर थे जो काफ़ी वीरान हो चुके थे, और दिन के समय सारी महिलाएं इकट्ठी होती और गाने गाती, डांस करती। चौफल होता है हमारे पहाड़ों में, वो गाया करती। तो बहुत इंतज़ार रहता था। उनमें से कुछ घर ऐसे भी थे जो बिल्कुल उजड़ चुके थे, उनमें ताले लगे थे, क्योंकि गांव में रोज़गार नहीं था तो कमाने के लिए सब लोग बाहर चले जाते थे। लेकिन हम लोग थे कि इंतज़ार करते थे कि कब बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो, कब गर्मियाँ आएँ और हम गांव जाएं। तो पेड़ों पे चढ़ना, मीठे आम खाना, जामुन खाना, और जो खटाई बनाते थे उसकी गलगल की खटाई बनाना, बहुत अच्छा लगता था वो सब चीज़ें याद करके। और पूरी एक मित्र मंडली हुआ करती थी गांव में, जो बस हम गांव पहुंचते थे कि वो हमारे साथ हो लेती थी। और गांव में जाके नदी के किनारे जाके नहाना, मस्ती करना। फिर 10 बजे दादी हमें खिलाती थी दही, चटनी, रोटी, और बार बार डांटती थी, डालम न चढ़ रे भैया पड़ जाला, तुम अलबोबाल हम पर इल्ज़ाम धन। तो दादी की वो डांट भी बहुत प्यारी लगती थी। शाम को 4 बजे जानवरों को घास डालते थे, और गांव के पीछे की तरफ से एक सड़क जाती थी जो काफ़ी आगे निकल जाती थी, और वहाँ पर था एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जहाँ दादी जाने के लिए हमेशा मना करती थी, वख न जाए रे, वख न जाए, वे डाड़ मुड़ न जाए। अब हमें समझ नहीं आता था कि दादी वहाँ जाने के लिए मना क्यों करती हैं। तो अक्सर क्या होता था कि शाम को 4 बजते थे तो हम सारी मित्र मंडली इकट्ठी हो जाती थी और घूमने निकल जाते थे बहुत दूर। एक दिन क्या हुआ कि गांव के दूसरे गांव में कहीं शादी थी और सब लोग वहाँ चले गए थे, कोई सिनेमा वगैरह भी बुला रखा था उन्होंने। तो कह रहे मैं और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था दीनू। तो कह रहे हम लोग घूमने के लिए निकल गए, और निकलते निकलते हम लोग 3-4 किलोमीटर आगे निकल गए और वापस आते हुए हो गई शाम। तो कह रहे हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि दूर जाते थे,
वहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़, किसान भी आते रहते थे वहाँ पर, वो धान वगैरह लगाते थे ना उस टाइम, तो वो देखना बड़ा अच्छा लगता था। दूर खेतों के बाहर मचान बना रखे थे, तो कहने लगे हमें बड़ा अच्छा लगता, मचान में बैठ के दूर तक देखते रहते थे सारे खेतों को। और इसी चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गई और शाम हो गई। तो कहने लगे कि लेट जब हो गया तो हम दोनों को डर लगने लगा, यार दादी वैसी मना करती है कि दूर नहीं जाना, हम गाँव के घूमने के चक्कर में आज हम बहुत दूर निकल गए और डर भी लगने लगा था। तो कहने लगे कि वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास जब हम लोग पहुँचे तो हल्का अंधेरा सा हो गया था, और उसने सामने देखा मंगलू काका की लड़की माची खड़ी है और बड़ी अलग सी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो उन्होंने उसको बोला, पछाड़नी चलो तुम मिथ है दीदी, पछाड़नी चल। वो कुछ नहीं बोली और हम आगे निकल गए, और फिर पीछे से बोली कि इन्हें ना आया कर, अरे हमारे पुंगड़ा छी खिलाना, अच्छा तुम इन्हें। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि मुझे कैसे डांट रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी नहीं। तो अपने दोस्त दीनू से कह रहा कि देख यार, इसकी इतनी हिम्मत देख, मंगलू काका की बेटी को है, माची की हिम्मत देख तू जरा कैसे बोल रही है, मुझे माची नाम था उसका, हमारे खेतों में और हमें मना कर रही है। फिर वो घर आ गया। घर में देखा तो दादी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने उस दादी को बोला हुआ था कि दादी तैड़ू और खीर पकाना आज। तो दादी उसकी तैयारी कर रही थी, और मैंने आके दादी से बोला, दादी वो मंगलू काका की बेटी है ना जो माची, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे कह रही है कि हमारे पुकड़ा में ना आया कर, अरे इन्हें ना आया कर। और दादी हैरान, दादी मेरी शक्ल ऐसे हैरानी से देख रही कि क्या छहरे तू बनू। दादी हाँ मैंने अच्छी तरह पहचाना, वो मंगलू काका की बेटी माची है ना, उसने मुझे बोला कि हमारे पुंगड़ा में ना आया करो रे ना। तो उसने कहा कि ये क्या बनू छे तू, ऊँ था मोरे यहाँ तो 3 वर्ष बीत गई। तो उसने कहा ना दादी कैसी बात कर रही है, मैंने उसको वहाँ देखा, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ उसको। तो दादी ने बोला, राम भगवान, माँ सीतलाल त्यार रक्षा कर दे, अरे नथर जनी जे हूंद। और दादी ना रोने लग गई। फिर दादी ने पूरी कहानी मुझे सुनाई। खाना भी पका रही थी दादी, पूजा भी कर रही थी, भोग भी लगा रही थी माँ को, और मतलब प्रार्थना भी कर रही थी कि मेरा बच्चा था कुछ ना करे, हे माँ रक्षा कर रही की। और माँ जो है दादी जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। दादी मुझे पूरी कहानी भी सुना रही है और पूजा भी कर रही है और भगवान को भोग भी लगा रही और खाना भी पका रही है, सब कर रही दादी। और दादी ने जब पूरी कहानी बताई तो मेरे तो पैरों के तले ना बिल्कुल ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये ऐसा भी होता है, तो बिल्कुल साक्षात लड़की लग रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। पर तब क्या हुआ कि अगले दिन फिर जो उसका दोस्त था जिसका नाम दीनू था, वहाँ से खबर आ गई कि उसको पता नहीं क्या हो गया, वो हर बात पे कह रहा है इन्हें ना आया करो रे हमारे पुंगड़ा छी, इन्हें ना आया करो। तो ये कहानी भी बहुत ज़्यादा विचित्र कहानी है। और वो लड़का जो पागल हुआ वो उसका इलाज नहीं हो पाया, और बहुत टाइम के बाद फिर उसकी डेथ हो गई। यानी कि उस लड़के ने भी उस लड़की को देखा था जो खेतों में हल चलाते थे, उनकी जो बेटी नज़र आई थी, लेकिन वो चाचा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। मतलब वो बार बार कहती थी कि इन खेतों में मत आओ, ये खेत हमारे हैं। तो वो जो थे उनका दोस्त जो था उसके लिए कह रही थी, वो जो आत्मा थी वो उसको कह रही थी कि तुम हमारे खेतों में मत आओ। यानी कि उसको पता था कि चाचा जी जो हैं तो खेतों के मालिक हैं। तो वो उनके फ्रेंड के ऊपर आ गई वो लड़की, और उसके माध्यम से वो ये कहती रही सबको कि हमारे खेतों में मत आओ, ये खेत हमारे हैं। क्योंकि वो जीते जी भी उन खेतों की रखवाली करती थी, रक्षा करती थी। तो जो जीवन भर आदमी जो कार्य करता है, मृत्यु के पश्चात भी उसका मन वैसा ही रहता है, उसके एक्शन वही रहते हैं, उसके क्रियाकलाप वही रहते हैं। तो वो लड़की जो है वो उनके दोस्त के ऊपर आ गई, और वो कहती थी कि मेरे खेतों को मत देखो। और वो पागल हो गए, मतलब उनको पता नहीं क्या हुआ, वो यही बातें बोलते रहते थे, हमारे पुंगड़ा में ना आओ रे खिलाया हो यख, मतलब हमारे खेतों में क्यों आए तुम, यहाँ क्यों आए। तो संसार बहुत विचित्र है, और इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आत्माएं, पितृ, देवी देवता ये सब होते हैं, और ये हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। तो अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस ढंग से लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे और कहानियाँ ढूंढ के लाने में प्रोत्साहित करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।